ये जीएसटी बिल ऐसा है कि जिसमें गरीबों के लिए उपयोगी जितनी चीजें हैं वो सभी टैक्स के दायरे से बाहर हैं। सभी टैक्स के दायरे से बाहर है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन निर्धारित करने के आइटम में लगभग 55% फूड और जरूरी दवाएं ये जीएसटी के बाहर है। और इसलिए बोलने के लिए तो कुछ चीज़ अच्छी रहती है और वो भी आपको भी तो कुछ मीडिया में कल जगह मिलनी चाहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस व्यवस्था के कारण कभी कभार कुछ चीजें कैसे फायदा करती हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट ये हमेशा एक रहता था, फिर कर्ज करो, फिर राज्य कर्ज में डूब जाए, ये चलता रहता था। और सभी ने मिलकर के एक एफआरबीएम कानून की ओर गए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए राज्यों ने भी उस बात को स्वीकार किया, केंद्र ने भी दबाव पैदा किया और एक प्रकार से भारत में एफआरबीएम कानून के कारण रेवेन्यू एंड डेफिसिट दोनों के बीच में एक तालमेल का एक संतुलित प्रयास हुआ है और उसके कारण राज्यों की इकोनॉमी में, उसकी इकोनॉमिकल हेल्थ में एक तंदुरुस्त बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। इस सरकार ने कानूनन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और कानूनन मैं कह रहा हूं उसका बड़ा महत्व है। और कानूनन फैसला ये लिया है, हमारे देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है, रिजर्व बैंक की सोच एक होती है, सरकार की सोच दूसरी होती है और हमेशा ग्रोथ और इन्फ्लेशन की बातें एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखी जाती है। और हमेशा होता है कि भाई इन्फ्लेशन है इसलिए ब्याज दर का ये स्थिति रहेगा, ब्याज दर की स्थिति ये रहेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो ग्रोथ, ये सारी विवाद हम सुनते आए हैं। पहली बार इस सरकार ने कानूनन रिजर्व बैंक के साथ कहा है कि अब इन्फ्लेशन 4% स्थिर करना चाहिए, 2% प्लस माइनस कानूनन कहा है और ये 2021 तक ये रहेगा। और इसके कारण अब सब जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन है उनका इन्फ्लेशन के संबंध में एक जिम्मेवारी बनने वाली है। पहली बार ये कानूनन किया गया है और उसका लाभ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को, हमारा जो मनी बल्क है उस बल्क का डेवलपमेंट के लिए उपयोग करने की दिशा में और अधिक जिम्मेवारी बढ़ेगी और माहौल बदलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये बात सही है, देश आजाद हुआ आज तक गरीबी से हम लड़ रहे हैं और जब कोई कहता है कि 65% लोग गरीबी के नीचे हैं, ये विरासत हमें मिली है, हमें मालूम है। लेकिन कुछ अच्छा मिलता है तो कुछ कम अच्छा मिलता है, दोनों स्वीकार करना पड़ता है। अब हमारे भाग्य में देश की गरीबी हमारे नसीब में आई है, लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ने की इच्छा हम सबकी है और यहां बैठे हुए इस पार हो उस पार हो सबकी है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारी कोशिश है इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, एजुकेशनली एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम एक ऐसी गरीबों की फौज तैयार कर सकते हैं जो स्वयं गरीबी को समाप्त करके विजयी होने के लिए सर खड़ा करके निकल सकती है। और इसलिए जीएसटी इस माहौल को तैयार करने में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकती है और जिसके लिए गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए भी ये हमें काम आ सकता है।
हम जानते हैं छोटे उद्यमकार बैंकों में लोन लेने जाते हैं, उनको कितनी दिक्कत होती है। हम कोशिश कर रहे हैं ये पुरानी आदतें बदलाव आए इसके लिए, लेकिन अब इतने सालों की आदतें कैसे बदलेगी, मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि काफी बुरी आदतें पड़ी हुई है। छोटे उद्यमकारों को बैंक में अगर लोन लेनी है तो 50 कागज मांगेंगे, हर कागज को क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके रिजेक्ट करेंगे और उनकी पसंदगी के लोगों को वो पैसे दे देंगे। जीएसटी के कारण हर व्यक्ति का आर्थिक कारोबार का खाका सर्टिफाइड रूप में एवरी मिनट अवेलेबल होगा। वो जब बैंक में उस खाके को रखेगा, किसी बैंक के पास डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई ताकत नहीं होगी कि इसको लोन देना कि नहीं देना। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये एक ऐसा सबूत सामान्य मानवी के हाथ में आने वाला है, जिस सबूत के माध्यम से वो सामान्य कारोबार करने वाला व्यक्ति भी, दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, छोटा व्यक्ति भी वो अपनी चीजों को लेकर के इस काम को कर सकता है। और इसलिए जीएसटी का सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी की, और उसके कारण रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा। और जब रियल टाइम डाटा अवेलेबल होता है तो व्यक्तियों को अपनी ताकत, अपनी क्षमता उसको सबूत के रूप में पेश करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, और उसके कारण उसको इसका लाभ मिल सकता है। इसके कारण सहज रूप से जब धन की उपलब्धि होती है तो एक प्रतिस्पर्धा भी आती है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा की संभावनाएं बढ़ती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तब अर्थरचना को गति मिलती है, नए लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होते हैं, और इस व्यवस्था के कारण, मनी फ्लो बढ़ने के कारण रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने के लिए इस व्यवस्था के तहत पूरा अवसर मिलने वाला है। हमारे देश में निवेश बढ़ाने की दृष्टि से टैक्स टू जीएसडीपी रेशियो ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ चलता रहा है। इस नई व्यवस्था के कारण ये सवालिया निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, और इसके कारण राज्य भी अपने निर्णय करके विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सोशल सेक्टर की मदद करने के सारी बातों को तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं, और मैं समझता हूं कि इसको बढ़ा पाएंगे। कभी कभार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्यवस्थाओं को भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है। व्यक्ति अच्छा ही करेगा, इस विश्वास के साथ इतनी बड़ी बातें चल नहीं सकती। अगर व्यवस्थाएं ठीक होगी तो गलत इंसान को भी व्यवस्थित रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस जीएसटी के कारण जो टैक्स चोरी करने की जो बातें होती है, हम जानते हैं हमारे यहाँ कच्चा बिल और पक्का बिल, ये शब्द ट्रेडर्स में बड़ा पॉपुलर है। कच्चा बिल और पक्का बिल, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप खड़े क्यों नहीं हुए। प्लीज आप आपको कच्चे बिल की चिंता ज्यादा है। ये हमारे देश में कारोबार कच्चा बिल पक्का बिल, जीएसटी के कारण व्यापारी स्वयं प्रेरित होगा पक्के बिल के लिए। इसलिए जैसे अगर मानो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं,
हमारे मेडिकल सारे बिल बराबर संभाल के रखते हैं, कोई इधर उधर न जाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो सारा रहेगा, तब जाकर के मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर के मुझे पैसे मिलेंगे। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसका रिफंड मिल जाएगा। और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया, एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती हैं, इस पर ये पूरी तरह रोक लगा देगी, पूरी तरह ये बंद हो जाएगा। ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को, काले धन दोनों को समाप्त करने में ये व्यवस्था काम आने वाली है और उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको लाभ मिलेगा।